after 1991, right? Before independence, after independence, हो गया. So you need to come this time. इस वाले time. और उर्दू करके पढ़ो. 1991 का क्या स्टोरी है? ऐसे हमने इसको लैंडमार्क के रूप में क्यों बोला है? Why is 1991 economic reforms so important? है ना? 1991 का जो economic reforms है वो important क्यों है? हिंदी में कहोगे तो आर्थिक सुधार. Why is it important? What makes it important? मैंने मतलब ऐसे क्या कारक थे जिसने इसको इम्पोर्टेंट बनाया. ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी समझ लीजिए. इस कम पास हुआ क्या था 1991 में, पहले इसको समझिए. ठीक है, तो आप देखिएगा major causes of 1991 will discuss now. ठीक है, देखिएगा तो 1991 में आर्थिक संकट आया. ठीक है, आर्थिक संकट इंग्लिश में उसे इकोनॉमिक क्राइसिस. अभी इकोनॉमिक क्राइसिस कब होगा, आर्थिक संकट कब होगा, ऐसे समझ लीजिए 1991 में, है ना. सिंस वी वर इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी चीजों को आयात कर रहे हैं, है ना. हमारे पास आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में मुद्रा का जो भंडार है वो बहुत कम रह गया था. द स्टोरी से कि लगभग 2 वीक्स का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या विदेशी मुद्रा भंडार ही बचा रह गया था. मतलब ऐसे समझो कि 2 सप्ताह तक तो हम सामान जो है बाहरी जो भी विदेशी कंट्रीज है जहाँ से हमारा सामान आ रहा है उसके लिए हम भुगतान कर लेंगे. देखिए आफ्टर 2 वीक्स हमारे पास भुगतान करने के लिए शायद भंडार बचा ही ना रहे. समझ रहे बात? तो वही है ना कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है और हमारे पास सिर्फ 2 वीक्स का ही, इसको क्या कहते हैं, इम्पोर्ट कवर. ठीक है, सिर्फ 2 वीक्स का ही इम्पोर्ट कवर बच रहा है. इम्पोर्ट कवर मतलब कितने पैसे से आप जो है आयातों को, है ना, इम्पोर्ट्स को आप जो है क्या कर पाओगे, सपोर्ट कर पाओगे. क्लियर? इतनी बड़ी इकोनॉमी में चीजों को हम बाहर से भी मंगाते थे, दैट है, बट लिमिटेड रूप से. हमारा इकोनॉमी इतना फुल फ्लेजेड जो है ट्रेड बाकी कंट्री से नहीं करता. जैसे आपको मैंने स्टोरीज बताया है दैट वी वर न्यूली इंडिपेंडेंट इकोनॉमी और हमें डर था कि कहीं कोई और जो देश है हम पे दबदबा ना बना है. तो आप देखना हमारा जो आर्थिक संकट था उसमें एज वी स्टडीड कि हमारा विदेशी मुद्रा जो भंडार था वो काफी कम हो गया था जो सिर्फ 2 वीक्स का इम्पोर्ट कवर को सपोर्ट कर सकता. ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट कारण हो गया जो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी कहते हैं. आप आगे के लेक्चर्स में पढ़िएगा कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना. मोस्टली इन नेक्स्ट मॉड्यूल और सो, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो इम्पोर्ट कवर था, कि आप ये समझ लीजिए कि विदेशी मुद्रा भंडार काफी ज्यादा क्या हो गई थी, कम हो गई. ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अंडरस्टूड और नॉट? यू हैव इट डाउन? ओके, पहला तो ये पॉइंट था इकोनॉमिक क्राइसिस का. दूसरा पॉइंट आप देखिएगा गल्फ वॉर. ठीक है, गल्फ वॉर या खाड़ी युद्ध. तो गल्फ कंट्रीज, राइट? गल्फ कंट्रीज किस चीज के लिए फेमस है? अगर आप गल्फ या खाड़ी देशों की बात कीजिएगा तो कौन कौन से देश आ जाएंगे? यस, आंसर्स प्लीज. गल्फ कंट्रीज में okay, I'll give you a hint. मिडिल ईस्ट कंट्रीज. मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज आएंगे? या
पेट्रोलियम, यस और नो, उधर देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज उनसे ऑयल खरीदते हैं, ठीक है, उनमें से हम भी थे जो हम क्या कर रहे थे, उनसे ऑयल या जो भी पेट्रोलियम आप कहिए, क्रूड ऑयल जो भी आप कहिए, वो क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब उनके यहाँ क्या चल रहा था, उनके यहाँ क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था। एंड एज यू नो कि युद्ध या वॉर के समय, सिंस जैसे मैं पहले भी आपको कहती आ रही हूँ, वॉर इज अ कॉस्टली अफेयर, है, वॉर इज अ कॉस्टली अफेयर, कहने का मतलब है आप जब भी युद्ध में जाते हैं तो काफी ज्यादा रिसोर्सेज तो वेस्ट होते हैं, संसाधनों की बर्बादी तो होती है, साथ साथ यू आर सो लेट, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, समझ लो, इन्फ्लेशन यू नो राइट, मुद्रास्फीति यू नो, व्हाट इज इन्फ्लेशन, जोर से वस्तुओं का कीमत बढ़ जाता है, गुड्स ऑफ प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, फिर उसको और भी क्या बोल सकते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, बहुत सारे एक्विजिशन पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पे समझिए युद्ध के समय संसाधनों की बर्बादी होती है, रिसोर्स जो है आपका वेस्ट होता है, चीजें जो शॉर्ट होती है ना, तो चीजों का देखोगे तो कुछ चीज मार्केट में कम मिल रहा है, उसका प्राइसेस क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ने लगता है, ऐसे आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें महंगी हो रही है, यानी एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो हम इनसे मंगाएंगे, है ना, वो भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पेट्रोलियम भारत में आ रहा था, जिसके पास इंपोर्ट कवर सिर्फ कितना वीक्स का बचा है, 2 वीक्स का बचा है, इट वाज you know having a negative impact on the economy of our country, समझ में आ गई बातें। तो ये सारे causes के कुछ important causes के जिसके वजह से 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो ये तो causes हमने समझा, अभी एलपीजी पिक्चर में कैसा है ये आपको समझना है, ठीक है। एलपीजी यू नो ना क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये हम बैक स्टोरी देख रहे हैं कि आखिर हम वहां तक पहुंचे कैसे। क्लियर एवरीवन, नो डाउट स्टिल क्लियर, किसी को कुछ पूछना है, ओके चलिए आगे बढ़ते। अब प्रॉब्लम तो दिख रहा है सबको कि 1991 जो है सबने देख लिया, सारे जो लीडर्स थे उन्होंने देख लिया कि दिक्कत आ गई है, ठीक है। अब हम इस चीज से आगे कैसे बढ़े, अब जो हमने लोन लिया था उसमें भी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय लोन हमने लिया था उसमें भी हम डिफॉल्ट करने लग गए। डिफॉल्ट करना समझते हैं आप लोग, मतलब उस ऋण को हम चुका पाने में असमर्थ हो गए थे, समर्थ नहीं, ठीक है। तो अब हम जाए तो जाए, तो हम गए इनके पास, IMF के पास। व्हाट इज IMF इन इंग्लिश? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इन इंग्लिश इट इज इंटरनेशनल। हैव यू हर्ड अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन? यस और नो? हाँ कि ना, सुने हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में? हिंदी में बोलोगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। You want to write, write it down, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। India went to IMF, ठीक है, for help, कि हमें इस आर्थिक संकट से बचा लीजिए। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी इंडिया में, आर्थिक संकट आ गई थी, हमने IMF के पास जाकर के, यस कमिंग कमिंग, माय गॉड पीपल जल्दी आया कीजिए, ओके इधर पर IMF के पास गए। नाउ व्हाट इज IMF? IMF जो है जरूरतमंद जो कंट्रीज होते हैं, ठीक है, नीडी कंट्रीज जो होते हैं, जरूरतमंद जो कंट्रीज होते हैं, देश होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक कंडीशन या उनके आर्थिक संकट आ चुके हैं, ये आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है,
उनको स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे, स्ट्रिक्ट कंडीशंस या आप ऐसे कह सकते हैं सख्त ऋण परिस्थितियों में, सख्त ऋण परिस्थितियों में लोन देते। एंड व्हाट वाज द स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर इंडिया? इंडिया के लिए वो स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या था? तो दो स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर इंडिया वाज LPG। उन्होंने बोला कि अगर आपको हमसे मदद चाहिए तो आपको ये 3 जो कंपोनेंट्स है इसको अपने इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? दिस एंटायर फ्लो चार्ट इज क्लियर? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? यस और नो? समझ गए या दोबारा बताना? LPG दोबारा बताना है, मैं बता ही नहीं हूँ अभी। LPG रेशमा ध्यान दीजिए, अभी LPG हम लोग नहीं पहुंचे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंडीशंस ऑफ IMF नहीं, उससे और थोड़ा पीछे जाओ। 1991 का हम लोग बैक स्टोरी पढ़ रहे हैं, है ना, कि कैसे आखिर LPG हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमने आपको क्या बताया? 2-4 रीजन से, 2-4 कॉजेस थे जिसके वजह से हमारा जो इंपोर्ट कवर है या आयात बिल जिसको आप कहते हैं, ठीक है, या विदेशी मुद्रा भंडार काफी ज्यादा कम हो गया, हुआ था ना? अब जिसकी वजह से वी नीडेड हेल्प, हम कहाँ गए? तो जो मदद करता है उनके पास हम गए। कौन मदद करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, उन्हीं में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उन्होंने बोला कि हम आपको लोन तो दे देंगे, ऋण तो दे देंगे, मदद तो करेंगे, लेकिन एक शर्त, और वो शर्त क्या था? LPG, जिसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कहिएगा उदारीकरण। ध्यान देना, बिफोर 1991 जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, उद्योग हमारे पास ज्यादा नहीं थे। ठीक है, इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना, उद्योगों को स्थापित करना काफी मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे सरकार से। ठीक है, तो अब जब लॉज या नियम कानून काफी स्ट्रिक्ट होता है तो उसको फॉलो करना मुश्किल होता है। अंडरस्टूड? तो वैसे ही उद्योगपतियों का भी हिसाब था। दे थॉट कि इतना तामझाम हम क्यों करें? ठीक है, इतना तामझाम हम क्यों करें? सो दे डिड नॉट पे अटेंशन टू टेकिंग इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, जिसकी वजह से लिमिटेड इंडस्ट्रीज ही रह गए जो कार्यकुशल रूप से शायद काम नहीं कर रहे। ठीक है, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। राइट, बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं है। वही होता है ना, जब कंपटीशन बढ़ता है, वही बोलते हैं ना, पढ़ाई में हेल्दी कंपटीशन इज गुड। यू सी योर पीयर्स, आप अपने कलीग्स को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अरे ये भी पढ़ रहा है तो मुझे भी मेहनत करना चाहिए। तो अगर आप जो है there were not a number of industries, तो उससे क्या होता था कि जो है जैसा है चल रहा है, and it did not focus on working efficiently। समझ में आएगा? तो आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ? हमने जो छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए क्या चाहिए होता था? लाइसेंस चाहिए होता था उद्योगों को, उसको हमने खत्म कर दिया। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं जो लाइसेंस राज था, ठीक है, राज इज नॉट द नेम ऑफ पर्सन, राज मतलब रूल करना है। लाइसेंस जो है हर चीज के लिए जरूरत पड़ता था, अब आफ्टर 1991 उसकी हमें जरूरत नहीं। इससे क्या हुआ? आपको या उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आसानी हुई। ठीक है, अब जब बहुत सारे उद्योग आने लगे तो क्या हुआ? इनको लगा कि आई विल डू बेटर देन द अदर्स, है ना? तो अब ये उद्योग या इंडस्ट्रीज एफिशिएंटली या कार्यकुशल रूप से काम करने में लग गए। एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ मार्केट में। ठीक है, एफिशिएंसी के साथ साथ आप देखिए
इंडस्ट्रीज के लिए अब धीरे धीरे हमने छूट प्रोवाइड किया और उनको फ्लरिश, उनको डेवलप करने के लिए हमने मौका दिया। ठीक है, बहुत सारे उद्योग आने लगे मार्केट में, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। क्या बोलिएगा कि इन द लॉन्ग रन इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि हमने इंपोर्ट टैरिफ वगैरह को कम किया। नाउ व्हाट इज द टैरिफ? टैरिफ क्या होता है? मैम बाहर से जो भी इंपोर्ट करते हैं तो उसमें टैक्स लगाया जाता है। एग्जैक्टली, जो भी चीजें आप बाहर के कंट्रीज से लेकर के आइएगा उस पे कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है। दैट इज ओनली नोन एज व्हाट? टैरिफ। ठीक है, तो अब देखिएगा हमने टैरिफ को भी कम कर दिया। टैरिफ कम करने से क्या हुआ होगा? लोग ज्यादा एक लॉजिक लगाइए कि बाहर से सामान अब आसानी से, देखो ये भी स्टोरी आप जानते हो ना कि हम अपने कंट्री में हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हर चीज हम एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सब कंट्रीज में बराबर का रिसोर्स अवेलेबल नहीं। यस और नो? वी हैव स्टडीड दैट, है ना? तो कुछ चीजें हम अपने कंट्री में महंगे तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज नॉट गुड, है ना? इससे बेटर है कि आप वही चीज बाहर से मंगा लीजिए एट अ लोअर कॉस्ट। समझ रहे हो बात को? तो वो हम कंपैरिजन करें। ठीक है, तो अब छोटा छोटा सामान जो जरूरत होता था हमको इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जो शायद हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे एफिशिएंटली, अब हम उन चीजों को क्या कर पाएंगे? बाहर से मंगा पाएंगे, ला पाएंगे, है ना? एंड इससे क्या होगा? आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही बात है? अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा है लिबरलाइजेशन में? बता दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए हमने टैरिफ एंड ऑल को भी कम किया, राइट? है ना? टैरिफ वगैरह कम किया, लाइसेंस राज खत्म किया, और क्या किया हमने? यस यस रेशमा बताइए। सरकारी नियंत्रणों को हटाया। एग्जैक्टली, सरकारी नियंत्रणों को हटाया, जो कि आप लाइसेंस राज में ही देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट रेशमा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। राज्य के एकाधिकार को खत्म कर। एग्जैक्टली, राज्य का जो एकाधिकार है ना? देखिएगा बहुत सारे जो सेक्टर्स हुआ करते थे, ठीक है, बहुत सारे जो सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल आपका बैंकिंग हो गया है, और भी जो सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट के अंडर ही आते थे, उसको अब हम जो है धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज कर रहे थे, डिकेंद्रीकृत कर रहे थे। ठीक है, धीरे धीरे हम प्राइवेट पार्टीज को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। देखिएगा तीनों में ना बहुत ही थिन लाइन है। आप बोलिएगा ये पॉइंट तो प्राइवेटाइजेशन में भी आएगा, है ना? बट आप यहाँ समझिए कि तीनों को आपने अलग अलग नहीं लेना है, दे आर कंबाइंड, मतलब बहुत ही थिन लाइन है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में बस इतना समझ लो कि हम उदार बन गए, है ना? सरकार जो है वो उदार बन गई, बाहर से जो टैरिफ या जो भी इंपोर्ट आ रहा था उस पे टैरिफ हमने कम कर दिया, बिजनेसेस को आसानी से फ्लरिश होने के लिए हमने मौका दे दिया। जब बिजनेस या वो जो उद्योग या इंडस्ट्रीज जो आप कहते हैं वो जब अच्छा काम करेंगे, एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक वृद्धि होना निश्चित है। समझ में आई बात? क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? L is liberalization, that is उदारीकरण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Yes, privatization, निजीकरण। क्या समझते हैं हम लोग निजीकरण से? क्या प्राइवेट से हम क्या समझते हैं? पर्सनल। अच्छा ठीक है, और क्या बताइए? प्राइवेट इज पर्सनल। तो जो बिजनेसेस होंगे जैसे अंबानी अडानी आप जाने, मतलब जो भी एंटिटी है अदर दैन द गवर्नमेंट, है ना, दोज एंटायर एंटिटीज आर नोन एज व्हाट? प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ एलपीजी में हमने प्राइवेटाइजेशन को भी जोड़ दिया। आप सरकारी अगर आप देखिएगा चीजों का अगर आप हालत देखते हैं, ठीक है, पहले 1991 से पहले अगर
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, जो भी उद्योग थे, जो भी क्षेत्र सेक्टर्स थे अंडर गवर्नमेंट, सिंस दे लैक फंडिंग, ठीक है, फंड्स की कमी होती थी, तो उनका एफिशिएंटली काम नहीं हो पाता था, ठीक है। जैसे आप अपना पर्सनल सामान का कैसे केयर रखते हैं, जो भी आपका पर्सनल चीज होता है, whether it is मोबाइल फोन, नोटबुक, आप केयर करते हो कि नहीं करते हैं ना, हाँ कि ना, कि जैसे मैं कैसे फेंक दिए इधर उधर, नो राइट, यू केयर अबाउट इट। थोड़ा सा देखिएगा टेम्पर्ड ग्लास में क्रैक भी आता है, चलो सम पीपल डोंट केयर अबाउट दोस थिंग्स, बट कोई होता है ना कि अरे ये अब चेंज कराना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वैसे ही आप ये समझिए कि चीजों का हमको ख्याल ज्यादा रखवाना था, हमारे इंडस्ट्रीज को एफिशिएंट बनाना था, हमारे सेक्टर्स को एफिशिएंट बनाना था, तो हमने किनको बुलाया, प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। कुछ सेक्टर्स को हमने गवर्नमेंट के हाथ में रखा, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजों में अगर आप प्राइवेट हैंड्स को बुला दीजिएगा तो इट विल बी अ हजार्ड, है ना। तो वो चीजों को गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा, धीरे धीरे अब देखिएगा तो कहीं ना कहीं हम प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहे हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के हाथ में चीजें थी उसको हमने विनिवेश किया, डिसइन्वेस्ट किया, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें आ जाए, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे ना, ये एयर इंडिया का कहानी है ना, टाटा के पास गया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट के पास आया था, फिर उसको प्राइवेट हैंड्स में दे दिया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश करना इसका मतलब, ठीक है। क्यों करना जरूरी था, क्योंकि इसमें हम एफिशिएंसी ला सकते। क्लियर एवरीवन, यस और नो, यस, ओके। आगे देखिए, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण से ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन that might be true, might not be true, है ना। Companies
एक्सपोर्ट करेंगे. ओके, तो दोज टू आर डिफरेंट थिंग्स. याद रखिएगा. मैं क्या बता रही थी कि यस, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन अब बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, एमएनसी स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. अब विदेशी कंपनियां भी इसको ऐसे समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये कंपनीज अब इंडिया में आके अपना जो भी ऑफिस है उसको एस्टैब्लिश करके इससे क्या होगा. सबसे पहला तो जॉब क्रिएशन होगा. हिंदी में बोलोगे तो रोजगार का सृजन होगा. ठीक है, और बताओ, एमएनसी एस्टैब्लिश हो गया, जॉब क्रिएशन होगा, और क्या होगा? Anything else? Have you heard about FDI? Foreign direct investment, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश. FDI बढ़ेगा. exactly, but होता क्या है? What is FDI? फीस डिपॉजिट. No, not fixed deposit. Full form is foreign direct investment. हिंदी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश. I think you have heard about this. नहीं सुना? कितने लोगों ने नहीं सुना है? पहली बार सुन रहे हैं? Raise your hands. Okay, fine. ठीक है, मैं बताती हूँ. देखिएगा, जैसे मैं कह रही हूँ ना बार-बार कि बाहर से विदेशी कंपनी भारत में आ रहे हैं. ठीक है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ओनरशिप या भारत की कंपनियों में, ठीक है, भारत की कंपनियों में फॉरेन की जो कंपनीज है उनका शेयर होता है, ओनरशिप होता है. समझ लो बात. कभी-कभी बाहर की कंपनीज इंडिया में नहीं भी आती हैं और इंडियन कंपनीज में ही शेयर्स खरीद लेती हैं, ओनरशिप भी ले लेती हैं. समझ में आ रहा है बात? दो चीज मैंने बोला. एक, पहले बोल रही हूँ कि एमएनसीज आएंगे, यानी these are what companies, these are foreign companies. ठीक है, ये एक कहानी आपको मैंने बताया. दूसरा कहानी मैंने क्या बता रहा है आपको, या मैं क्या बता रही हूँ आपको कि इसमें फॉरेन कंपनीज नहीं आएंगे. ठीक है, फॉरेन कंपनीज इंडिया में नहीं आएंगे, बल्कि ये इंडियन कंपनी के या इंडियन कंपनीज के शेयर्स ले लेंगे. शेयर्स तो समझते हो ना सभी लोग. शेयर्स ले लेंगे या ओनरशिप ले लेंगे. In other words, ये फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली नहीं आ रहे इंडिया में एस्टैब्लिश होने के लिए, बल्कि ये इंडियन कंपनीज पे क्या कर रहे हैं? निवेश कर. समझ में आ रही बातें? Yes, so this is known as what? Foreign direct investment. Clear everyone? Clear everyone? Yes. Okay. तो ये ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हो गया? FDI भी बढ़ा. This is important. ठीक है, शेयर एंड ओनरशिप इन इंडियन कंपनीज इंपॉर्टेंट है. ये याद रखिए. ओनरशिप का हिंदी होता है स्वामित्व. शेयर भी खरीद सकते हैं या कभी-कभी पार्शियल ओनरशिप भी ले लेते. डन. कोई पॉइंट में डाउट है तो पूछ लीजिए. Anybody has any doubt on any point? Are we good to move ahead? Yes, आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो these were LPG. Clear? अब ये बाहर से देखिएगा तो हमारे कंट्रीज में पैसे आ रहे हैं, है ना? लेमैन टर्म्स में अगर आप बात कीजिएगा, तो ये सब कुछ जो है हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करने में मदद करेगा? आगे बढ़ने में या ग्रोथ करने में मदद करेगा. ठीक है, तो दैट इज हाउ आप देखना कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हम 1991 में देख रहे थे, उससे हमको सुधार करने में मदद मिला. क्लियर? चल अब आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गया 1991 का पहला कैरेक्टरिस्टिक, दैट वाज एलपीजी. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? एलपीजी के बाद क्या हमने लिखा है? यस,
यस, हमारा आर्थिक विकास कैसा हुआ, इसके लिए आपको समझना होगा। विकास और वृद्धि के बारे में डिफरेंस मैंने आपको बताया था, यू ऑल रिमेंबर? यस, आर्थिक वृद्धि जो होता है वो कैसा माप है, कैसा माप है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव ग्रोथ है, ठीक है, या मेजर है, सॉरी। और हम इंडिकेटर किसको लेते हैं टू सी इकोनॉमिक ग्रोथ? संकेतक कौन है? जीडीपी एग्जांपल है ना। अगर जीडीपी अच्छा हो रहा है तो आप मान लीजिए आर्थिक वृद्धि हो रही है। व्हाट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास? यस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। रजनीकांत बोलिए। इसकी गरीबी कम हो रहा है। राइट, अगर आप देखिएगा तो गरीबी, शिक्षा, ये सब क्वालिटेटिव मेजर्स के साथ साथ हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर्स भी हमारा अच्छा हो रहा है कि नहीं, है ना। ओवरऑल या समग्र रूप से हम जो है विकास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव मेजर्स एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है। तो अभी देखना आफ्टर 1991 यू विल सी कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने आपको एचडीआई का होमवर्क दिया था, रिमेंबर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? हाँ, याद नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आई आस्क्ड यू टू चेक इट आउट, यस और नो? अरे ऐसे कैसे होगा, भूल गए? ठीक है, एक बार और जाके देख लेना, होमवर्क होगा, करके तो आप लोग ही आएंगे, है ना, करके आओगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मैं बस यही कहना चाह रही थी कि अब हम सिर्फ जीडीपी को ही नहीं लेते हैं, बल्कि एंटायर ह्यूमन के डेवलपमेंट, है ना, मानव के विकास को हम या मानव को केंद्र बिंदु मान करके विकास करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिएगा आफ्टर 1991 हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ बल्कि क्या हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके परसेंटेज भी आपने लिखा है इन योर नोट्स, ठीक है। फिर आगे देखिएगा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना है। As we know that we have 3 sectors in our economy, है ना, हमारे पास कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र। कौन कौन से? प्राथमिक, yes, very quickly, 3 sectors are what? प्राइमरी, या हिंदी में कहिएगा तो प्राथमिक, ठीक है। दूसरा क्या है? सेकेंडरी या फिर तृतीयक, तृतीयक है, यस, एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी, ठीक है, या हिंदी में कहिएगा तो तृतीयक भी कहते हैं उसको, सेवा क्षेत्र। बताइए प्राइमरी में कौन कौन से एक्टिविटीज आएंगे, सेकेंडरी में क्या आएगा, टर्शियरी में क्या आएगा, फटाफट से। प्राइमरी में कृषि क्षेत्र सिर्फ नहीं बोलना है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, है ना, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, राइट। फिर क्या आता है? उद्योग, या सेकेंडरी सेक्टर में मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, विनिर्माण जिसको आप कहते हैं। टर्शियरी में क्या आएगा? सेवा, सेवा मतलब बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और बताओ इम्पोर्टेंटली, सॉरी निशा, हेल्थ भी हो सकता है, ओके, और बताओ हॉस्पिटैलिटी जिसको आप कहते हैं, सॉरी, एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप लोग भूल रहे हैं सभी लोग, एजुकेशन, नहीं, ठीक है, इट इज आल्सो सर्विस, बट एक और इम्पोर्टेंट क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र में, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आप कह सकते हैं, परिवहन तो है लेकिन बहुत बड़ा इसका योगदान नहीं रहता है, संचार ये भी है लेकिन इतना बड़ा योगदान नहीं है इसका। I'll give you a hint, है ना, I'll give you a hint, देखिएगा भारत देश से अभी जो ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे लोग जाते हैं कनाडा, अमेरिका, जो भी है ना, वेस्टर्न कंट्रीज मोस्टली जाते हैं। आप उनसे उनका जॉब पूछिएगा, you'll ask about the job, मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, जॉब के बारे में क्या बताते हैं,
5 ईयर प्लान्स कर रहे थे तो आपको मैं पढ़ाऊंगी आगे। तो देखना प्राथमिक क्षेत्र तो हमारा पहले से ही था, सेकेंडरी पे हमने ज्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है, फोकस ज्यादा हमारा नहीं रहा। टर्शरी काफी ज्यादा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा आफ्टर 1991। So one more homework is there, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है ना, इसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी ये आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। आईटी सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करा ये आप पढ़ के आइएगा। व्हाट इज द आईटी हब? आईटी हब जिसको हम लोग कह रहे हैं, इंडिया की एक शहर है, ठीक है, सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु। अभी आप जवाब दे दिए, उनको थोड़ा था रजनीकांत ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ जाइए, ठीक है। पहला तो क्या होमवर्क रहा, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, आप सेकेंडरी का भी देख लीजिएगा, प्राइमरी का भी देख लीजिएगा, ठीक है। कहानी मेजरली मैं आपको क्या बताना चाही थी कि आफ्टर 1991, चलो ये तो पहले से था, हमने इसको थोड़ा बहुत सुधारने का कोशिश भी किया था, इसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे थे थ्रू 5 ईयर प्लान्स, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आफ्टर 1991 आप मेजरली किस पे ग्रोथ देखिएगा, तो टर्शियरी सेक्टर, हमारा टर्शियरी सेक्टर, और उसमें भी कौन सा सेक्टर मेजरली, तो आईटी सेक्टर, वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देखिएगा वेस्टर्न कंट्रीज में सब लोग सेल्युलर फोन्स इस्तेमाल करने लग गए थे, है ना, हमारे पास ही नहीं था, हम लोग ही लैंडलाइन में जा के बात कर रहे थे। लेकिन आफ्टर 1991 यू विल सी कि कैसे सेल्युलर फोन्स का, सेल्युलर जान रहे हो ना, जिसको आप डब्बा फोन कहते हो इन कॉमन लैंग्वेज, है ना, दोस फोन जो है उसको हम मार्केट में बहुत तेजी से यूज करने के लिए आ गए, क्लियर। तो आफ्टर 1991 याद रखना टर्शियरी सेक्टर का काफी ज्यादा बूम हुआ था, काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था, क्लियर। चलिए आगे अब और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पढ़ के आना, जो जो होमवर्क आपको मिला है सब करके आना, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो लास्ट, ओके। चलिए अटेंडेंस शीट पे आपको मुझे बता दीजिए 140 1 second please, 14 15 15 yes 102 टाइम से आया करो सभी लोग, एक बार अटेंडेंस रजिस्टर क्लोज हो जाएगा तो नहीं